हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सिद्धांत, जो कि हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, उसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के 2 पार्ट्स को करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है। तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यावहारिक कौशलों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षक आधारभूत शिक्षण कला में निपुण नहीं है तो वह छात्रों का उचित मार्गदर्शन करने और उनमें वांछित परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। शिक्षक को शिक्षण कला से निपुण होने के लिए शिक्षण क्रिया के समय शिक्षण द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी करने, उनका अभ्यास करने नितांत आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न व्यवहारों का संपादन होता है। इस प्रकार व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल, प्रत्येक टीचर में टीचिंग स्किल का होना अति आवश्यक होता है। टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल से अध्यापक अधिगम कार्य को सरल बनाता है, जिससे बालक किसी कार्य को सहजता से सीख सकते हैं। और शिक्षण कार्य को सरल बनाने के लिए जो कौशल अध्यापक अपनाता है वही शिक्षण कौशल कहलाता है। फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल को अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहार के समूह हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी टीचर में पढ़ाने से पहले सबसे पहले शिक्षण कौशल का विकास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बच्चे को समझ सके कि उसे किस कौशल से, किस स्किल का यूज़ करके उस बच्चे को पढ़ाना है। तभी एक बच्चे को वो ठीक प्रकार से पढ़ा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, पाठ प्रस्तावना क्या होती है। पाठ प्रस्तावना होती है जो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में पहले से बताते हैं, उसी को पाठ की प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यह शुरू करने से पहले 5 से 7 मिनट का समय लगता है। ये ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। उसको बताने के लिए किसी कहानी का यूज़ कर सकते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, तो वो सब बताना पाठ प्रस्तावना कहलाती है। अब इसके लिए इसका आंसर लिखा है, जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य होता है, जो बच्चे पहले से जानते हैं उसी से जोड़कर जो हम पढ़ाने वाले होते हैं उस बात के बारे में उनको जानकारी देना, यही पाठ का प्रस्तावना कौशल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य क्या है। तो सभी छात्रों को कुशलता पारंगतता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि सभी छात्रों को कुशलता से पारंगतता मतलब किसी भी कार्य में उनको निपुण कर देना, कि वो सब कुछ समझ जाएं, सब कुछ सीख जाएं, उसी को अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य कहा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अनुभव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है। पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, अर्थात छात्र के सफल प्रयासों को प्रेरित व उत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करना। तो फ्रेंड्स, पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है, जैसे अगर कोई बच्चा किसी कक्षा में कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसे बुलाकर उसको शाबाशी देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको प्रेरणा मिलती है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करे और सफल बनने की कोशिश करे। तो उसके कामों को बढ़ावा देना ही पुनर्बलन कहलाता है। अब नेक्स्ट है, पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य किसका है। तो विद्यालय में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का होता है। तो विद्यालय में बालकों को पुनर्बलित कौन करता है, वह शिक्षक करता है।
नेक्स्ट है आपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो आपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है, आपेक्षित, अधिगम और स्तर। जहाँ आपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना, अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपेक्षित अधिगम स्तर को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये क्या होता है, जिसमें किसी विशेष कक्षा या शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता प्राप्त करना, यानी कि क्लास का एंड होने से पहले टीचर ने जो कुछ भी बच्चों को सिखाया है बच्चे उसे अच्छे से समझ जाएं, वही हमारे आपेक्षित अधिगम का स्तर होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है, जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय सामग्री जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसी सामग्री जिसके बहुउद्देश्य हों, यानी कि वो कई उद्देश्यों को पूरा कर सके, वही होती है बहुउद्देशीय सामग्री। चार्ट का प्रयोग करके हम बच्चों को जानवरों के बारे में सिखा सकते हैं, उनको स्पेलिंग से सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि CAT कैट, कैट माने होती है बिल्ली, जो कि ऐसी होती है। तो जिसका यूज़ हम कई मल्टीपल वर्क्स में कर सकें, उसी को हम बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं, इन्हीं आधारों को या मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने से पहले कुछ आधार होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका हम पालन करते हैं, कि उन्हीं बेसिस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। या शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो शिक्षण का कार्य बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं। फ्रॉबेल ने ठीक ही कहा है, बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉबेल ने बोला था कि बालक किसी कार्य को करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, समझाइए। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित पद्धतियाँ हैं मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति। ऐसी ही कुछ पद्धतियाँ हैं जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी, किंडरगार्टन फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता सिद्धांत के गुण स्पष्ट कीजिए। तो क्रियाशीलता के अंतर्गत स्वयं करके सीखने से कार्य या पाठ सीख जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यवहार में परिमार्जन होता है। तो फ्रेंड्स, इसके सिद्धांत से क्या क्या गुण हैं। तो एक तो पाठ सीख जाते हैं, ऊपर से बच्चों में खुद करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यवहार में परिमार्जन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का सिद्धांत का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रेरणा से आशय है प्रशंसा, शाबाशी। प्रेरणा के तरीके हैं शाब्दिक, इसमें शाबाश, अच्छा व उत्तम, तथा अशाब्दिक में दंड या पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेरणा क्या होती है, जब कोई बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रेरित होता है और वो और अच्छे कार्य करता है। और अगर हम अशाब्दिक की बात करें तो किसी बच्चे को दंड या पुरस्कार दिया जाता है ताकि वो ऐसा काम दोबारा ना करे। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट है, रुचि का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो रुचि के सिद्धांत का आशय है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे। तो फ्रेंड्स, रुचि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए
अगर किसी कार्य में रुचि नहीं होगी तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी कार्य को करना है तो सबसे पहले उसमें रुचि होना ज़रूरी है। जब रुचि होगी तभी हमारा उसमें ध्यान लगेगा, और बिना ध्यान के काम करना हो ही नहीं सकता है। इसलिए रुचि का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रुचिपूर्ण सिद्धांत की कुछ विधियाँ दी गई हैं, जिसमें है जिज्ञासा, सहसंबंध और पाठ्य सहायक सामग्री। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रुचि का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक द्वारा किसी पाठों को चित्रों, मॉडलों तथा कहानियों के आधार पर पढ़ाया जाना, यही रुचि पर आधारित शिक्षण है। फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उस पर रुचि उत्पन्न करने के लिए उससे रिलेटेड चित्र दिखाए जाएं, मॉडल दिखाए जाएं, या उससे रिलेटेड कोई कहानी सुनाई जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है और उस पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो यही रुचि के सीखने का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है, और आपके DLED के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता रहता है। तो इस लाइन को आप अच्छे से याद रख लें कि यह कथन किसका है। तो रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।